तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं फॉर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज एजुकेशन, सभी के अंदर ये सिलेबस में है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हमने शुरू किया था। ग्राफिकल मेथड तो कोई भी एलपीपी अगर आपको दे रखी है तब ग्राफिकल मेथड से आप उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको बताया था। ग्राफिकल मेथड का एक सिंपल प्रोसीजर भी आपको बताया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दे रखी है तो सबसे पहले आप उसका फिजिबल रीजन देखेंगे, सुसंगत हल देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र बन रहा है। फिर उस क्षेत्र के क्या देखेंगे अपन, कॉर्नर पॉइंट्स, कोणीय बिंदु, ठीक है, या वर्टेक्स बोल सकते हो आप। वर्टेक्स अपन देखेंगे, उन पॉइंट्स पर फंक्शन की या जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अपना उद्देश्य फलन है, उसका मान निकालेंगे और फिर उससे अपन तय करेंगे कि जो फंक्शन है उसका मैक्सिमा क्या है या उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, या कितने सॉल्यूशन उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपन उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन ये तो तब है जब आपको सिंपली फिजिबल रीजन, बाउंडेड रीजन आपको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रीजन अगर बाउंडेड नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। बाउंडेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आपने इस तरह से बनाया, सपोज एक लाइन ये इसका हल क्षेत्र ऊपर की तरफ है, दूसरी लाइन ये सपोज नीचे की तरफ है, तो ये चार बिंदु मिल गए आपको। और ये फिजिबल रीजन है जो आपका, ये बाउंडेड है, जो भी लाइन्स आप बना रहे हो उन लाइन्स के द्वारा बाउंड किया जा रहा है। इसका मतलब फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है। तो अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है उस केस में तो कुछ नहीं करना, आपको केवल इसके जो वर्टेक्स है उस पर वैल्यू चेक कर लेनी है, और उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है उस पर तो फंक्शन का मैक्सिमम मिल जाएगा आपको, मिनिमम वैल्यू आ रही है तो वहां से आपको मिनिमम भी मिल जाएगा। तो उस केस में चाहे प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है चाहे प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, उस केस में निश्चित रूप से आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर रीजन बाउंडेड नहीं है, मान लेते हैं कि ये एक ही लाइन होती है आपके पास, ये लाइन नहीं होती यहाँ पर, केवल एक ही लाइन होती है, तो अब ये रीजन क्या हो गया आपका, अनबाउंडेड। इस तरफ ये पूरा रीजन अब अनबाउंडेड रीजन है। अब समस्या ये है, अब आपको चेक करना है कि क्या इस प्रॉब्लम का मिनिमाइजेशन किया जा सकता है या क्या इस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन किया जा सकता है या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की जा सकती है। अब ये फिर डिपेंड करेगा, उसे फिर कैसे चेक करेंगे, यानी कि रीजन कैसा है, अनबाउंडेड। रीजन कैसा है, अनबाउंडेड, तो क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन इस पर फोकस करेंगे। तो इसका भी मैं आपको एक प्रोसीजर लिखवा देता हूँ। ठीक है, एक ट्रिक की फॉर्म में ग्राफिकल मेथड का कोई भी क्वेश्चन है उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ग्राफिकल मेथड का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे बाउंडेड सॉल्यूशन का हो चाहे अनबाउंडेड सॉल्यूशन का हो, हर एक केस को आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए अगले जो 5-7 मिनट मैं यहाँ पर एक प्रोसीजर लिख रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है, वो अगर आपकी समझ में आ जाता है तो फिर ग्राफिकल मेथड में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चंस अपन खूब सारे करेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। तो ग्राफिकल मेथड में अपन को क्या करना है, सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, फिजिबल रीजन। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फिजिबल रीजन। वो मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बताया था। फिजिबल रीजन आप फाइंड करते हो, फिजिबल रीजन यानी कि सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र ये आपको सबसे पहले फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है कि जो भी असमीकाएं दे रखी है आपको, उनको किस में बदल लोगे, समीकरणों में, इक्वेशंस में, और फिर उनका आप क्या निकालोगे, हल क्षेत्र निकालोगे, उनके ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर उनका हल क्षेत्र निकालोगे, और जो कॉमन रीजन है वही क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन कहलाता है, सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। सुसंगत क्षेत्र आपने फाइंड कर लिया। अब सुसंगत क्षेत्र फाइंड करने के बाद दो स्थितियां बन सकती हैं आपके पास। ठीक है, दो स्थितियां आपके पास बनेंगी सुसंगत क्षेत्र फाइंड करने के बाद। क्या क्या बनेंगे देखो, पहली स्थिति तो ये बन सकती है, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। ठीक है, यानी कि सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। सुसंगत क्षेत्र क्या है, परिबद्ध है, बाउंडेड है। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड।
इज अनबाउंडेड। ठीक है, यानी कि जो फिजिबल रीजन है वो कैसा है, अनबाउंडेड है, अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध। ठीक है, अगर फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है, उस केस में अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, फिजिबल रीजन के वर्टेक्स निकाल सकते हैं या इसके कॉर्नर पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर फिजिबल रीजन कैसा है, बाउंडेड, फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स, फाइंड इट्स कॉर्नर पॉइंट्स, और ये भी कह सकते हो क्या फाइंड करने हैं आपको, वर्टिसेज जो शीर्ष बिंदु आ रहे हैं या जो कोणीय बिंदु आ रहे हैं वो आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट एट सम कॉर्नर पॉइंट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका फिजिबल रीजन यानी कि आपका सुसंगत क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है। अगर सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है तब आप उसके क्या निकाल सकते हो, कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। तो कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो या वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। जो वर्टिसेज के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है, उन्हीं में से किसी ना किसी बिंदु पर क्या एग्जिस्ट करेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा निश्चित रूप से। अब वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, वो मैंने लास्ट क्लास में आपको कंडीशन बताई थी। ठीक है, तो ये कंडीशंस ही तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जब आप करोगे तो वो आसानी से हो जाएंगे अगर आपको कंडीशंस पर अच्छी पकड़ है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस केस में निश्चित रूप से एग्जिस्ट करेगा और वो किसी ना किसी कॉर्नर पॉइंट पर या ये कहें कि किसी ना किसी वर्टेक्स पर मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। यानी कि मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम किस पॉइंट पर मिल रहा है, और मिनिमम अगर आपको निकालना है तो मिनिमम किस पॉइंट पर आपको मिल रहा है, वो यहाँ से अपना होगा। ठीक है, तो ये तो सीधा सा केस है और इस केस का एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया भी था कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो फिर सीधे सीधे आप उस प्रॉब्लम को जो भी ऑप्टिमल वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मैक्सिमम या मिनिमम, कर सकते हो। अब मैं आता हूं इस मेन पार्ट पर, इसको अपने को डिस्कस करना है अच्छे से। अगर फिजिबल रीजन कैसा है, अनबाउंडेड है, अपरिबद्ध है, ठीक है, तब सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड इट्स कॉर्नर पॉइंट्स और वर्टेक्स की प्लूरल है, ठीक है, बहुवचन। फाइंड इट्स कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो भी फिर अपने को इसके क्या निकालने, कॉर्नर पॉइंट। एंड देन कैलकुलेट जेड एट दीज कॉर्नर पॉइंट। तो हमें क्या करना है कि अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो वहां देखने कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट का मतलब है जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, उन पॉइंट्स को मैं क्या कह रहा हूं, कॉर्नर पॉइंट कह रहा हूं, या उनको मैं वर्टेक्स कह रहा हूं। तो कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। जो भी कॉर्नर पॉइंट, सपोज 5 कॉर्नर पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो पांचों को कहां ले जाकर रखोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम किससे लिखते हैं, जेड से। तो जेड आप कैलकुलेट करोगे। अब जब जेड अलग अलग पॉइंट्स पर कैलकुलेट करोगे तो उसमें कुछ मैक्सिमम भी मिल सकता है आपको, कोई वैल्यू वहां पर आपको मिनिमम भी मिल सकती है। तो आप इस तरह से कर सकते हो इसको। सपोज मैक्सिमम जो आपने कैलकुलेट किए हैं उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आई आपके पास, वो तो सपोज क्या आ रही है, कैपिटल एम आ रही है। एंड जो आपने कैलकुलेट किए हैं उनमें से जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, सपोज वो क्या आ रही है, स्मॉल एम आ रही है। अब ध्यान देना आप, ये मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम, प्रॉब्लम की मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे रहा हूं। जो भी पॉइंट्स आपने यहां पर लिए हैं उनमें से किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा, सपोज 5 पॉइंट आए, 5 पॉइंट में से कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि रीजन कैसा है आपका, अनबाउंडेड। अभी ये हो सकता है कि अनबाउंडेड रीजन में आगे जाकर कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए आपको
कि आपकी जो प्रॉब्लम है या आपकी जो ये वैल्यू m आ रही है, इससे बड़ा कोई मान मिल जाए आपको। ये केवल मैं किसके लिए लिख रहा हूं, कॉर्नर पॉइंट्स के लिए, ठीक है। लेकिन रीजन अगर बाउंडेड है और तब ऐसा आप लिख रहे हो, तब यही आपका क्या हो जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है। अनबाउंडेड में ऐसा नहीं होता। तो मैंने जो भी कॉर्नर पॉइंट है, उन कॉर्नर पॉइंट्स पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उनमें से जो मैक्सिमम आ रहा है उसको मैंने कैपिटल M मान लिया, और मिनिमम जो आ रहा है उनमें से, ठीक है, मैं जेड हटा देता हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन होगा। जो मिनिमम, मैं ये लिख देता हूँ मैं, मैक्सिमम वैल्यू जो आई, मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिली उसको तो मैंने कैपिटल M ले लिया, और मिनिमम वैल्यू जो आपकी आई उसको मैंने क्या मान लिया, स्मॉल m मान लिया, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स पर। अब आपको क्या करना है, इसके अब दो केसेस बनेंगे अपने, दो केसेस बना देता हूं मैं। दो केसेस हो सकते हैं, इफ गिवन प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। और दूसरा केस बन सकता है, इफ गिवन प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन, ठीक है। ये दो परिस्थितियां बन सकती है आपके पास। भाई जो भी प्रॉब्लम आप सोल्व कर रहे हो, अनबाउंडेड रीजन आ गया आपके पास, अनबाउंडेड रीजन के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए, उन पर जेड को कैलकुलेट कर लिया, उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आई सपोज कैपिटल एम है, मिनिमम जो वैल्यू आई सपोज क्या है, स्मॉल एम है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर गिवन प्रॉब्लम किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की, दो पॉसिबिलिटीज, या तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होगी या फिर किसकी होगी, मिनिमाइजेशन की। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी जेड आपके पास है, जेड को लिखना है जेड ग्रेटर देन कैपिटल एम, ठीक है। इसका रीजन आपको फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है, रीजन। तो ध्यान रहे इसमें इक्वल वाले पॉइंट क्या नहीं है, शामिल नहीं है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ओपन रीजन हो गया। कैसा रीजन हुआ, ओपन रीजन, ठीक है। अगर इक्वल टू भी साथ में शामिल होता तो फिर उसको अपन क्या कहते हैं, क्लोज्ड रीजन। तो इसके लिए फिर ये रीजन आप फाइंड करोगे। अगर ये रीजन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है फिजिबल रीजन को, इंटरसेक्ट फिजिबल, ठीक है। मैं इसके भी दो केस बना देता हूं। ये अगर कंडीशन आपने अप्लाई की, अगर ये फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लिख दिया मैंने, इंटरसेक्ट फिजिबल रीजन, और दूसरा होता है डू नॉट इंटरसेक्ट या डज नॉट, जो भी लिखना चाहो, डज नॉट इंटरसेक्ट। अब डज नॉट इंटरसेक्ट का मतलब है फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस केस में तो क्या होगा, नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या होगा, नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर सॉल्यूशन क्या करेगा आपका, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट, भाई दो पॉसिबिलिटी आ रही है यहां पर, ठीक है। अगर गिवन प्रॉब्लम आपकी किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की है, तो यहां से जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आई कैपिटल एम, वो लिया और ये कंडीशन लगा दिया आपने। जेड को भी कोई भी दिया मिलेगा आपको, जेड आपका इस टाइप का हो सकता है, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, या ए एक्स वन प्लस इस तरह से सी एक्स वन प्लस डी एक्स टू, जो भी है इस तरह का जेड दिया मिलेगा। उसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ग्रेटर देन एम, ग्रेटर देन एम, ये मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहां से एक एस समीका बन गई मेरे पास, इनइक्वलिटी। इस इनइक्वलिटी का रीजन देखोगे आप, ओपन रीजन का मतलब है इसका बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं करना है आपको, बाउंड्री के अलावा जो पॉइंट है। इसका रीजन जब आप देखोगे तो दो चीजें हो सकती है कि इस इनइक्वलिटी का जो रीजन है वो या तो फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट करेगा या फिर फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी कि फिजिबल रीजन के साथ उसका अगर कोई भी कॉमन पॉइंट मिल गया, इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर वो फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्ट कर गया, उस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
ध्यान रहे उल्टा है, इंटरसेक्ट कर गया तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और इंटरसेक्ट अगर नहीं कर रहा है उस केस में आपका वही सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल। अगर इंटरसेक्ट कर गया तो फिर जो कैपिटल एम आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर प्रॉब्लम किसकी है, मिनिमाइजेशन की, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इसको क्या करेंगे अपन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड और लेस देन स्मॉल एम, इसमें ये इनइक्वालिटी बनाएंगे, यानी कि ये देखना चाह रहे हैं कि स्मॉल एम से छोटी वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो यही तो हो रहा है। अगर स्मॉल एम से छोटी वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू नहीं देगा, तो उस केस में आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका फिर से आप क्या बनाओगे, आप इसका ग्राफ बनाओगे और फिर देखोगे कि फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसका ग्राफ, ठीक है, और ग्राफ में भी कौन सा, बाउंड्री पॉइंट के अलावा उसका रीजन लोगे, अगर इसका जो रीजन है वो फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है उस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और स्मॉल एम यहां पर फिर क्या बन जाएगा, मिनिमम सॉल्यूशन या मिनिमाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा। आगे समझ में। तो जब भी अनबाउंडेड प्रॉब्लम आप लोगे, या प्रॉब्लम तो आप कह सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, अनबाउंडेड रीजन अगर आपके पास आ रहा है तो उस केस में आपका सॉल्यूशन बाउंडेड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है मैक्सिमम के केस में तो ये फॉर्मूला काम में लेना है आपको, जेड ग्रेटर देन कैपिटल एम वाला। मिनिमम के केस में ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है, जेड लेस देन स्मॉल एम वाला। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर आप काम में ले रहे हो, फिर इसका आप हल क्षेत्र देख रहे हो, रीजन देख रहे हो, वो जो आपका फिजिबल रीजन है उससे बाहर अगर जा रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है उसको, तब तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, और फिर आप कहोगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। यानी कि जो प्रॉब्लम है आपकी वो कैसी है, जो फिजिबल रीजन है वो तो कैसा है, अनबाउंडेड, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाउंडेड। लेकिन अगर कॉमन रीजन मिल गया, कहीं ना कहीं जो ये वाली लाइन आप बना रहे हो या ये वाली इनइक्वालिटी बना रहे हो, ये फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है, उस केस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तब आप क्या कहोगे कि जो रीजन है वो अनबाउंडेड है और इसका सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड है। इसी तरह से यहां पर कहोगे, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो रीजन तो क्या है, अनबाउंडेड, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाउंडेड। सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो रीजन तो क्या है, दोनों अनबाउंडेड, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाउंडेड। कहने का मतलब है अगर रीजन कैसा है, अनबाउंडेड, उस केस में सॉल्यूशन बाउंडेड भी हो सकता है, उस केस में सॉल्यूशन अनबाउंडेड भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर रीजन कैसा है, बाउंडेड, उस केस में निश्चित रूप से सॉल्यूशन क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो इस तरह से आपको देखना है ग्राफिकल मेथड्स में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं अनबाउंडेड वाले, क्योंकि बाउंडेड वालों में तो इतनी दिक्कत नहीं है, आ जाते हैं तो आप आसानी से कर ही लोगे। लेकिन अगर बाउंडेड, ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को अपन किस तरह से कवर कर सकते हैं, किस तरह से इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। अब मैं क्वेश्चन इसके लूंगा, ठीक है, हर एक केस के। तो क्वेश्चन अपन इसके अब सोल्व करेंगे। तो आप लोग अपना जो भी मटेरियल है, नोटबुक वगैरह है, पेन वगैरह है, वो साथ में लेके बैठे, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह करवाएं साथ के साथ आप भी करते रहें। लिखो एक प्रॉब्लम, क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, मिनिमम ऑफ z इक्वल टू x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2, सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या दे रखी है आपको, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरी कंडीशन 3x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 12, x1 कोमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है
तो आपसे पूछा है कि इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर अगर प्रॉब्लम दे रखी है तो आपसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही वो पूछेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करोगे? सबसे पहले आप इक्वेशंस लिखोगे। क्या लिखेंगे? इक्वेशंस। जो भी आपको इनइक्वलिटी दे रखी है उनके लिए इक्वेशन लिखोगे। तो फर्स्ट क्या बन गया? 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। इसको मैं लिख सकता हूँ x1, 2 से पूरे को डिवाइड कर रहा हूँ तो x1 अपॉन 1 हो गया, और प्लस x2 अपॉन किसके हो गया? 2 के, और इक्वल टू 1। ये तो पहला इक्वेशन बना मेरा नंबर 1। दूसरा 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू किसके? 12। तो यहाँ से इसको पूरे को 12 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो x1 अपॉन 3 4 जा 12, और प्लस x2 अपॉन 4 3 जा 12, और इक्वल टू 1। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस आ गए। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, और साथ के साथ अपन क्या देखेंगे? इसके हल क्षेत्र। ठीक है, ये तो x1 एक्सिस, और इसको मैंने क्या ले लिया? x2 एक्सिस। तो फर्स्ट वाली लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे अपन? x1 पर कितना इंटरसेप्ट है? 1 का, तो x1 पर तो 1, सपोज यहाँ पर कहीं 1 आ रहा है, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया ए पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए? 1, 0। x2 पर कितना है? 2। x2 पर 2 है, तो ये पॉइंट, ठीक है, तो ये 2 है, तो ये हो गया 0, 2, क्योंकि x2 पर है। तो ये लाइन अपनी बन गई, ये लाइन। ठीक है, तो ये लाइन आ गई मेरे पास नंबर 1। इसका हल क्षेत्र देखें पहली लाइन का, तो ये इनइक्वलिटी है। 0 0 मैंने इस पर रखा, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 ना तो 2 के बराबर हो सकता है, ना ही 0 2 से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ओरिजिन इसके इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो हल क्षेत्र होगा वो ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस तरफ होगा। इस तरफ इसका क्या होगा? हल क्षेत्र। दूसरी लाइन पर मैं आऊं, x1 पर कितना इंटरसेप्ट है? 4। तो x1 पर 1 2 3 और ये कहीं आ गया 4, तो ये पॉइंट तो क्या हो गया? 4, 0। x2 पर कितना है? 3। तो यहाँ पर ये 1 है, ये 2, तो ये कहीं हो गया सपोज 3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, 3। तो इन दोनों पॉइंट्स को अपन मिलाएं, तो ये लाइन मेरे पास आ गई नंबर 2। इसका हल क्षेत्र देखें तो 0 0 यहाँ पर रखूं मैं इनइक्वलिटी में, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 0 12 से छोटा है। इसका मतलब हल क्षेत्र किधर है? मूल बिंदु की तरफ, ओरिजिन की तरफ। तो ये ठीक है, तो ये अपना कॉमन रीजन आ गया, ये वाला। ठीक है, ये कॉमन रीजन मिल गया। तो कॉमन रीजन कैसा है? बाउंडेड रीजन कैसा मिला मुझे? बाउंडेड। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? बाउंडेड रीजन मुझे मिल रहा है यहां पर, बाउंडेड रीजन। दिस इंप्लाइज बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब भी बाउंडेड रीजन होगा उस केस में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा? बाउंडेड होगा। अब वो बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन है क्या, वो भी आप फाइंड कर सकते हो। उसके लिए क्या देखोगे आप? केवल इसके कॉर्नर पॉइंट्स पर किसकी वैल्यू देखोगे आप? जेड की। तो अपन ये लिखेंगे, यहां तो कॉर्नर पॉइंट लिखोगे आप, या वर्टेक्स। ठीक है, और दूसरी तरफ किसकी वैल्यू लिखेंगे अपन? जेड की। तो जेड इक्वल टू किसके? x1 प्लस 2x2। तो वर्टेक्स आप देखो, ए, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं b, इस पॉइंट को मैंने ले लिया c, और इस पॉइंट को क्या मान लिया? सपोज d। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4, 0। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, 3, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 2। ये सारी वैल्यू जेड में आप रखोगे। तो जब 1, 0 लिखें जेड में, तो x की 1 की जगह 1 और इसकी जगह 0, तो 1 आ गया। 4, 0 पर 4 आ गया। 0, 3 पर तो 3 2 जा 6, और 0, 2 पर 4, यानी कि 6 मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। और आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसा है? बाउंडेड है, और साथ ही x1 इक्वल टू किसके? 0 के, x2 इक्वल टू किसके? 3 के। यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 3, और z इक्वल टू किसके आ गया? मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू किसके आ रहा है? 6 के। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको जो रीजन है वो अगर बाउंडेड दिया हुआ है तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो पॉइंट्स कौन कौन से मेरे पास, एक तो 10, दूसरा क्या है 0,2, हाँ जो डी आ रहा है मेरे पास, एक पॉइंट क्या है 0,3 और एक क्या है 4,0। तो वैल्यूज़ x1 + 2x2 है, 1,0 लिखेंगे तो 1 आ रहा है, 4,0 अगर लिखें तो 4 आ रहा है, 0,3 अगर करें तो x1 की जगह 0, x2 की जगह 3, 2 जा 6 आ गया, और 0,2 लिखेंगे तो 2 2 जा 4, सही है। ठीक है, तो इसमें कुछ मिस्टेक दी हुई है, ये अपना सही है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ऑफ जेड मेरे पास आ गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो केस पहला हो गया कि जो आपका जो रीजन है वो कैसा है, बाउंडेड है। रीजन अगर बाउंडेड है तो सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी क्या होगा, निश्चित रूप से बाउंडेड होगा। दूसरी प्रॉब्लम अपन इसकी लें, दूसरी प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू 2x1 + x2, 2x1 + x2 सब्जेक्ट टू कंडीशंस x1 + x2 is less than equal to 1, x1 + 2x2 greater than equal to 4, and x1, x2 is greater than or equal to 0। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अगर आपको दे रखी है तो इसका सॉल्यूशन अपन किस तरह से करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख देते हैं। पहले के लिए क्या बन गया, x1 + x2 = 1, इसको आप ये भी लिख सकते हैं x1/1 + x2/1 = 1। दूसरा क्या बनेगा, x1 + 2x2 = 4, तो यहाँ से आ गया x1/4 और प्लस x2/2 = 1। सॉल्यूशन फिजिबल रीजन फाइंड करने के लिए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। पहली लाइन का 1 1, तो ये 1,0 पॉइंट है, और ये 0,1 पॉइंट, 0,1, इन दोनों को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नंबर 1। दूसरा x1 पर 4 है, x2 पर 2 है। इसका रीजन और देख लेता हूं मैं साथ के साथ। इसका रीजन पहली लाइन का, तो पहली लाइन ये है, 0 0 रखा तो सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन इसको, तो ओरिजिन की तरफ हो गया। इसका रीजन इस तरफ है। दूसरा x1 पर 4 है, x2 पर 2, तो x1 पर सपोज यहाँ कहीं 4 0 आ गया और इस पर कहीं सपोज ये 2 आ गया, तो 0,2, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये बन गया। इसका रीजन देखें तो सेकंड वाला ये है, तो 0 0 रखें तो 0 > 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका रीजन ओरिजिन के अपोजिट। तो यहां आप देख रहे हो कि कॉमन रीजन ही नहीं मिला। ठीक है, कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिल रहा आपको। तो अगर आपको फिजिबल रीजन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब नो फिजिबल सॉल्यूशन, और फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन की आप बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नो फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप लिखोगे इस केस में क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है नो फिजिबल सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो, और नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिजिबल सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर अपन कह सकते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम अपन इसकी लें। तो अभी तक दो तरह की प्रॉब्लम अपन ने ले ली। अगर बाउंडेड रीजन है तो सॉल्यूशन किस तरह से आ गया। अगर कोई भी रीजन नहीं मिल रहा है आपको, फिजिबल रीजन ही नहीं मिला, तो अपन कहेंगे कि नो फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या आप ये भी कह सकते हो नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों ही चीजें सही है।
नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम अपन इसकी कंसीडर करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैक्सिमम z इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू x1 प्लस 4x2। अब ये अनबाउंडेड रीजन की मैं ले रहा हूं, x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू कंडीशंस x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x1 इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x1, x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे कि जो फिजिबल रीजन है वो अपना किस तरह का आएगा, अनबाउंडेड। बनाइए एक बार आप इसको, क्या आ रहा है देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखेंगे और इसका फिर रीजन अपन देखेंगे। तो इक्वेशंस बनाएंगे पहले। इक्वेशंस फर्स्ट वाले के लिए बन गया x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, यानी कि सिंपली x1 अपॉन 1 x2 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ये तो फर्स्ट वाले केस के लिए बन गया। सेकंड के लिए x1 इक्वल टू 2 बन गया, x1 इक्वल टू 2। तो यहां पर अपने पास क्या आएगा देखो, फर्स्ट वाली लाइन को मैं ड्रॉ करूं, x1 पर 1 है, x2 पर 1 का इंटरसेप्ट है, तो ये 1 हो गया। सपोज 1,0 बन गया ये पॉइंट। तो और इधर 1 अपन लें तो 0,1, ये x2 एक्सिस, ये x1 और ये क्या है x2। तो यहाँ पर ये मेरे पास आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसकी फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन x1 इक्वल टू क्या है 2, तो x1 इक्वल टू 2, x2 एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये 2 कहीं यहाँ पर आ गया, तो ये लाइन बन गई। ठीक है, ये सेकंड लाइन है और ये पॉइंट क्या हो गया 2,0, x1 इक्वल टू 2 की लाइन है। रीजन अगर देखें अपन तो फर्स्ट वाली लाइन है, जो फर्स्ट वाली लाइन, इसमें अगर मैं ओरिजिन रखूं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कभी भी नहीं होगा। 0 ना तो 1 के बराबर है, ना ही 0 1 से बड़ा है। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका जो रीजन है वो इस तरफ हो गया, ओरिजिन के अपोजिट। ठीक है, दूसरी लाइन देखें अपन, x1 इक्वल टू 2, और इस पर अगर मैं ओरिजिन को रखूं तो 0 लेस देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका जो रीजन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो इस वाली लाइन का रीजन ओरिजिन की तरफ है, इस तरफ। अब पूरा कॉमन रीजन है, जो कॉमन रीजन आपको कहां पर देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि x1 और x2 क्या है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, केवल किस में देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
इससे नीचे तो जाना ही नहीं, यानी कि ये आपका जो कॉमन रीजन है वो आ रहा है, ये कॉमन रीजन है, ठीक है, कॉमन रीजन आपका आ गया। और इस कॉमन रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, और इस पॉइंट को सपोज मैंने क्या मान लिया, सी। ये आपका जो कॉमन रीजन है या जो फिजिबल रीजन है उसका क्या ले लिए मैंने, कॉर्नर पॉइंट्स ए, बी और सी। 3 पॉइंट्स बन रहे हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो यहां पर जो फिजिबल रीजन मेरे पास आया, क्या, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। तो एक तो आपसे रीजन ही पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, आपसे केवल इतना पूछा जाए कि ये प्रॉब्लम दे दी तो इसका फिजिबल रीजन कैसा होगा। तो आपने देखा यहाँ पर, क्योंकि इधर से बाउंड नहीं हो रहा है, इधर ये ऊपर तक जा रहा है रीजन, इसको बाउंड करने वाली कोई भी लाइन नहीं है। इसका मतलब ये जो फिजिबल रीजन मेरे पास आया वो कैसा है, अनबाउंडेड। फिजिबल रीजन अगर अनबाउंडेड है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाउंडेड भी हो सकता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो अब अपन इसका क्या चेक करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए क्या करना है अब अपने को, सबसे पहले इसके क्या लिखने हैं, वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट, वर्टेक्स लिखेंगे। वर्टेक्स पर किसकी वैल्यू लिखेंगे अपन, जेड की वैल्यू। वर्टेक्स कौन कौन से हैं, एक तो ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,0, दूसरा पॉइंट क्या है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0, तीसरा पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,1। ये वर्टेक्स है। अगर वर्टेक्स ये है तो इन पर जेड की वैल्यू देखो आप, जेड मेरे पास क्या है, जेड इक्वल टू किसके है, x1 + 4x2, x1 + 4x2, ये जेड है। तो x1 + 4x2 अगर जेड है तो ए पॉइंट पर जेड की वैल्यू क्या आएगी, x1 की जगह 1 रखा, x2 की जगह 0 लिखा, तो क्या आ गया यहाँ पर जेड इक्वल टू 1। दूसरा पॉइंट है x1 की जगह 2 लिखा, x2 की जगह 0, तो 2 आ गया। तीसरा पॉइंट 0,1, तो x1 की जगह 0, x2 की जगह लिखा 1, तो क्या आ गया 4। प्रॉब्लम किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की। अब मैं आता हूं उसी पर जो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था, पूरा एक, ठीक है, एक डायग्राम आपको बनवाया था और उस डायग्राम से बताया था। अब अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो आप इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 4, तो इसको क्या मान लोगे आप, कैपिटल M मान लोगे आप। 4 इक्वल टू किसके मान लिया, कैपिटल M। और फिर आप क्या लिखोगे, इनइक्वलिटी बनाओगे, एक इनइक्वलिटी कौन सी, जेड ग्रेटर देन कैपिटल M। क्या बनाओगे, जेड ग्रेटर देन कैपिटल M। तो जेड तो क्या है मेरे पास, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं x1 और प्लस 4x2, ये तो जेड की वैल्यू है, x1 + 4x2 और ग्रेटर देन कैपिटल M। कैपिटल M क्या आ गया मेरे पास 4। इसका आपको रीजन देखना पड़ेगा, यानी क्या बन गया ये, x1 अपॉन क्या आ गया 4 प्लस x2 अपॉन क्या आ गया 1 इज ग्रेटर देन 1। इसका मुझे रीजन देखना है। तो इसकी जो लाइन में ड्रॉ करूंगा, x1 पर तो 4, 2 यहां पर आ रहा है तो 3 और कहीं पर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। सपोज यहां तो आ रहा है 4,0 पॉइंट, और x2 पर क्या ले रहे हैं अपन 1, x2 पर क्या आ रहा है 1, तो x2 कहां पर है, ये x2 पर 1 आ रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट। एक मिनट, ये नहीं, ये तो x1 का है ना, ये तो x2 का, तो x1 का तो क्या ले रहे हैं अपन 4 और x2 का क्या ले रहे हैं 1, तो 1 ये पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को लाइन मिलाओगे, ये लाइन मैंने मिला दी। और इसका रीजन जब आप देखोगे तो 0 0 लिखोगे इस पर, तो 0 0 लिखेंगे अपन अगर इस पर, तो 0 ग्रेटर देन 4 आ रहा है, ये ट्रू है क्या, नहीं है ट्रू। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र ओरिजिन की तरफ नहीं होकर किधर होगा, इस तरफ। अब आप देखो इसका रीजन और जो फिजिबल रीजन है उसमें क्या कोई पॉइंट कॉमन आ रहा है, बहुत सारे पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इस तरह से लिखोगे, जेड ग्रेटर देन कैपिटल M क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट फिजिबल रीजन। तो अगर जेड ग्रेटर देन कैपिटल M मैंने लिया तो अपन देख रहे हैं कि इसका जो रीजन बन रहा है, ठीक है, अपर जो हाफ बनेगा इसका, क्योंकि अपर साइड में जा रहा है, इसका जो ओपन हाफ बनेगा, ठीक है, वो फिजिबल रीजन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। फिजिबल रीजन और इसके पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं कुछ, बहुत सारे पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताई थी कंडीशन, इंटरसेक्ट करेगा
तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता तब फिर यही इसका मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या हो जाता, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप लिख दोगे दिस इंप्लाइज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या नो नहीं लिख सकते आप ये लिखो दिस इंप्लाइज ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, ये लिखो आप, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। ठीक है, तो इस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया। ठीक है, तो फिजिबल रीजन यहां पर कैसा है, अनबाउंडेड, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी अपना क्या आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि इसका अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिबल रीजन कैसा है तो आप कहोगे अनबाउंडेड। आपसे पूछ लिया जाता कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसा है इसका, तो वो भी कैसा है, अनबाउंडेड है। अब आपको इसी क्वेश्चन से मैं एक चीज समझाता हूं। देखो, अगर ये प्रॉब्लम जो यहां पर मैंने लिख रखी, ये प्रॉब्लम मैक्सिमम की नहीं होकर किसकी होती, मिनिमम की होती। एक बार के लिए मैंने इसी प्रॉब्लम को सपोज किसका लिया होता, मिनिमम का लिया होता। ठीक है, बाकी चीजें सेम है, यानी कि जो फिजिबल रीजन है अगेन वापस क्या आएगा, आपके पास अनबाउंडेड ही आएगा। फिजिबल रीजन फिर से मुझे अनबाउंडेड मिलेगा, और फिजिबल रीजन अगर अनबाउंडेड है तो अब मुझे देखना है कि क्या इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। बाउंडेड है तो फिर निकाल भी सकते हो आप, अनबाउंडेड तो फिर आप फाइंड नहीं कर सकते। अब क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ये तो मैक्सिमम वाले केस के लिए है। अब आपको कौन सी वैल्यू देखनी है, मिनिमम वाली। मिनिमम वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 को अपन क्या मान लेंगे, स्मॉल m। 1 को क्या मान लेंगे, स्मॉल m। और अब इनइक्वलिटी कौन सी बनाओगे, z लेस देन स्मॉल m। ये मैंने लिखवा दिया फॉर्मूला आपको, जो भी अपन ने एक डायग्राम बनवाया था उसमें, z लेस देन स्मॉल m, यानी कि z की वैल्यू तो क्या है, x1 प्लस 4x2 इज लेस देन स्मॉल m। स्मॉल m किसके बराबर है, 1 के। क्या बना, x1 अपॉन 1 प्लस x2 अपॉन 1/4 हो गया और इक्वल टू 1। तो x1 पर तो 1 है, यानी कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और x2 पर 1/4, x2 पर 1/4, तो 1 तो यहां पर है, तो 1/4 कहीं यहां हो गया सपोज 1/4। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है, ये लाइन बनी। ठीक है, और इसका रीजन अगर देखें 0 0 रखें तो 0 0 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका रीजन किधर आएगा, ओरिजिन की तरफ, नीचे की तरफ। तो ध्यान रहे बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं करना आपको, यानी ये जो पॉइंट आ रहा है जिस पर ये गुजर रही है, ये पॉइंट शामिल नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लेस देन है। इक्वल टू भी होता तो बाउंड्री पॉइंट शामिल करते आप, बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं करोगे। अब मुझे बताओ, इस लाइन का जो क्षेत्र आ रहा है, हल क्षेत्र, क्या फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। देखो इसका हल क्षेत्र तो नीचे की तरफ आ गया, बाकी पूरा क्षेत्र कहां जा रहा है, ऊपर। तो ये हल क्षेत्र को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, इस वाली प्रॉब्लम के लिए भाई z क्या बनाया मैंने, लेस देन m डज नॉट इंटरसेक्ट फिजिबल रीजन। और अगर ये फिजिबल रीजन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तब फिर सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाउंडेड होगा। अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो गया, यानी कि यही प्रॉब्लम अगर आपकी किसकी होती, मिनिमाइजेशन की होती, तब अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, और बाउंडेड है तो आप फाइंड भी कर सकते हो। बाउंडेड का मतलब क्या हुआ, अब x1 इक्वल टू किस पॉइंट पर है, 1 0 पर, तो x1 इक्वल टू तो 1 है, x2 इक्वल टू 0 है, और मिनिमम ऑफ z इक्वल टू किसके हो गया अपना, इसको जब रखोगे तो 1 के हो गया, मिनिमम ऑफ z इक्वल टू 1। क्लियर, ये तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब आप जाके देखेंगे किसी भी पॉइंट पर, इसके अलावा बाकी पॉइंट्स पर जब भी आप वैल्यू देखेंगे तो डिफरेंट, इससे बड़ी वैल्यू ही आएंगी। मिनिमाइजेशन इसका यहाँ पर अपने को मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम वाली अगर प्रॉब्लम है उस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन अनबाउंडेड आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है उस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाउंडेड भी हो सकता है, और उस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन अनबाउंडेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड अपना चल रहा है। कुछ और क्वेश्चंस अपन करेंगे अभी ग्राफिकल मेथड के, तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है।